हाशिम क्लासेस पर आपका स्वागत है। क्लास 9 एनसीईआरटी बायोलॉजी जीवन की मौलिक इकाई। ये चैप्टर जो है जीवन की मौलिक इकाई, ये इसका जो आखिरी पार्ट है। इससे पहले हमने कुछ पार्ट जो है पढ़ा दिए हैं। देखिए एनसीईआरटी की सीरीज़ चल रही है जो कि जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम हैं सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एनसीईआरटी जो है पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम एनसीईआरटी की सीरीज़ लेके आ रहे हैं जो कि अभी बेसिक चल रहा है। बेसिक से ही हमने जो है इसको स्टार्ट किया है, इसलिए इस वीडियो को जो है आखिर तक देखें और लाइक करें। हमारे चैनल पे जो है बने रहे, चैनल को जो है सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसमें जो अब जो हमने लिया है वो लिया है कोशिका अंगक, और पहला है इसमें अंतर्द्रव्य जालिका, जिसे ER कहा जाता है। ER की फुल फॉर्म देखें तो हो जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हाथों हाथ इसमें जो है स्क्रीनशॉट लेते रहें और अपने नोट जो है तैयार करते रहें। अब देखिए अंतर्द्रव्य जालिका की हम बात करते हैं। अंतर्द्रव्य जालिका नलिकाओं तथा शीट का एक बहुत बड़ा तंत्र है। तो ध्यान रखेंगे ये जो अंतर्द्रव्य जालिका है वो झिल्ली युक्त नलिकाओं तथा शीट का क्या है, एक बहुत बड़ा जो है तंत्र है। यह लंबी नलिका अथवा गोल या आयताकार थैली पुटिकाओं तरह दिखाई देता है। और अंतर्द्रव्य जालिका दो प्रकार की होती हैं। नंबर 1 खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका जिसे RER कहा जाता है। दूसरा है चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका। अब देखिए इसे SER कहते हैं। हम इसमें पहले देखेंगे खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका, इसे RER कहते हैं। RER का जो फुल फॉर्म होती है वो होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। RER सूक्ष्मदर्शी से देखने पर खुरदरी दिखाई पड़ती है क्योंकि इस पर राइबोसोम लगे होते हैं। तो ध्यान रखेंगे, तो खुरदरी तो दिखाई पड़ती है, क्यों दिखाई पड़ती है? क्योंकि इस पर जो है क्या होता है, राइबोसोम लगे होते हैं। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषित होती है। देखिए राइबोसोम जो होते हैं उस पर क्या होता है, उस पर जो है प्रोटीन संश्लेषित होती है। RER तैयार प्रोटीन को आवश्यकता अनुसार ER के द्वारा कोशिका के अन्य भाग में भेज देते हैं। चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका जिसे SER कहा जाता है, SER का जो फुल फॉर्म हो जाएगा वो हो जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। SER वसा अथवा लिपिड अणुओं के बनाने में सहायता करती है। तो याद रखेंगे वसा अथवा लिपिड अणुओं के बनाने में सहायता करती है। कुछ प्रोटीन तथा वसा कोशिका झिल्ली के बनाने में सहायता करती है। इस प्रक्रिया को झिल्ली जीवात जनन कहते हैं। तो याद रखेंगे जो प्रक्रिया होती है इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं झिल्ली जीवात जनन। कुछ अन्य प्रोटीन तथा वसा एंजाइम एवं हार्मोन की भांति कार्य करते हैं। ER का एक कार्य कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों के मध्य अथवा कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों तथा केंद्र के मध्य पदार्थ मुख्यतः प्रोटीन के परिवहन के लिए नलिका के रूप में कार्य करते हैं। तो किस रूप में कार्य करते हैं, तो ये करते हैं नलिका के रूप में कार्य करते हैं। तो याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे, नलिका के रूप में कार्य करते हैं। ER कोशिका की कुछ जैव रासायनिक क्रियाओं के लिए कोशिका द्रव्य ढांचे का कार्य भी करते हैं। कौन सा और कार्य करते हैं, तो ये करते हैं कोशिका द्रव्य ढांचे का भी कार्य करते हैं। अब इसमें जो नोट पॉइंट है वो देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक वर्ग के जंतु जिन्हें कशेरुक भी कहते हैं कि यकृत की कोशिकाओं में SER विष तथा दवा को निराविष्करण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन निभाता है, SER। और SER किसका भाग है, यह है अंतर्द्रव्य जालिका का। अब इसमें आगे हम देखेंगे वो है गोल्जी उपकरण। कैमिलो गोल्जी द्वारा वर्णित गोल्जी उपकरण झिल्ली युक्त चपटी पुटिकाओं का एक तंत्र है। कैसा तंत्र है, झिल्ली युक्त चपटी पुटिकाओं का एक क्या है, ये तंत्र है जो एक दूसरे के ऊपर समानांतर रूप से सजी रहती है। यानी कि इस तरह से समझेंगे कि इस तरह से क्या होता है, ये एक दूसरे के ऊपर जो है सजी रहती है। और जिन्हें क्या कहते हैं, कुंडिका कहते हैं। तो याद रखेंगे क्या कहते हैं, कुंडिका कहते हैं।
इन झिल्लियों का संपर्क ER झिल्लियों से होता है और इसलिए जटिल कोशिकीय झिल्ली तंत्र के दूसरे भाग को बनाती है। ER में संश्लेषित पदार्थ गाली उपकरण में पैक किए जाते हैं, उन्हें कोशिका के बाहर तथा अंदर विभिन्न क्षेत्रों में भेज दिए जाते हैं। तो ये क्या का काम करता है? ये पैक करने का काम करता है। किनका? जो पदार्थ ER में संश्लेषित होते हैं और उन्हें कोशिका के बाहर तथा अंदर विभिन्न क्षेत्रों में क्या होता है? भेज दिए जाते हैं। कुछ स्थिति में गोल्जी उपकरण में सामान्य शक्कर से जटिल शक्कर बनती है। गोल्जी उपकरण के द्वारा लाइसोसोम को भी बनाया जाता है। तो ध्यान रखेंगे, गोल्जी उपकरण के द्वारा जो लाइसोसोम होते हैं उन्हें बनाया जाता है और इसमें क्या होता है? सामान्य शक्कर से जटिल शक्कर जो है बनती है और क्या करती हैं? ये किस काम को करती है? ये पैक भी किया जाते हैं किन्हें? जो ER में संश्लेषित पदार्थ होते हैं। अभी देखिए इसमें हम आगे देखेंगे लाइसोसोम। लाइसोसोम में झिल्ली से घिरी हुई संरचना होती है जिनमें पाचक एंजाइम होते हैं और RER एंजाइम को बनाते हैं। इसमें कैसे एंजाइम होते हैं? पाचक एंजाइम होते हैं और क्या काम करते हैं? और क्या करते हैं? RER एंजाइम को बनाते हैं। लाइसोसोम का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र है। कैसा तंत्र है? जो अपशिष्ट होते हैं उन्हें जो है निपटाने वाला तंत्र है। यह बाहरी पदार्थ एवं कोशिका अंगकों के टूटे फूटे भाग को पाचित करके कोशिका को साफ करते हैं। यानी कि जो पदार्थ जो इसमें जो अंगक के टूटे फूटे भाग होते हैं उनको पाचित कर देते हैं और जो है कोशिका को साफ कर देते हैं। लाइसोसोम बहुत शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम होते हैं। तो ध्यान रखेंगे, शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम कहाँ होते हैं? लाइसोसोम में होते हैं। और क्या होता है? जो जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ देते हैं। कोशिकीय चयापचय में व्यवधान के कारण जब कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं और एंजाइम अपनी ही कोशिका को पाचित कर देते हैं। इसलिए लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहते हैं। तो ध्यान रखेंगे, आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को कहते हैं। अब इसमें हम देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का बिजली घर है जिसे अंग्रेजी में पावर हाउस कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली की बनी होती है। भीतरी झिल्ली बहुत अधिक वलित होती है। तो ध्यान से देखेंगे कौन सी झिल्ली अधिक वलित होती है? भीतरी जो झिल्ली होती है वो अधिक वलित होती है। जीवन के लिए आवश्यक विभिन्न रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी पूरा नाम हो जाएगा एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा प्रदान करता है। तो एटीपी रूप में ऊर्जा कौन प्रदान करता है? माइटोकॉन्ड्रिया करता है। एटीपी कोशिका की ऊर्जा है। तो कोशिका की ऊर्जा क्या है? एटीपी है। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत अद्भुत अंगक है क्योंकि इसमें अपना DNA तथा राइबोसोम होते हैं। अद्भुत अंगक कैसा है? माइटोकॉन्ड्रिया है। क्यों है? क्योंकि इसमें अपना DNA पाया जाता है और क्या होता है? राइबोसोम इसमें अपने पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया अपना कुछ प्रोटीन स्वयं जो है बनाते हैं। शरीर नए रासायनिक यौगिकों को बनाने तथा यांत्रिक कार्य के लिए एटीपी में संचित ऊर्जा उपयोग करते हैं। अब देखिए इसमें हम आगे देखेंगे प्लास्टिड इसमें हम देखेंगे। देखिए प्लास्टिड में क्या है? प्लास्टिड केवल पादप कोशिकाओं में स्थित होते हैं। प्लास्टिड जो है दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है ल्यूकोप्लास्ट जिसे सफ़ेद और रंगीन प्लास्टिड भी कहते हैं। नंबर 2 है क्रोमोप्लास्ट जिसे रंगीन प्लास्टिड भी कहते हैं। जिस क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक होता है उसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। पौधों में क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत आवश्यक है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल के अतिरिक्त विभिन्न पीले अथवा नारंगी रंग के वर्णक भी पाए जाते हैं। तो ध्यान रखेंगे, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल के अतिरिक्त विभिन्न पीले अथवा नारंगी रंग के वर्णक भी पाए जाते हैं। ल्यूकोप्लास्ट प्राथमिक रूप से अंगक है। कौन सा अंगक है? प्राथमिक रूप से है जिसमें स्टार्च, तेल
तथा प्रोटीन जैसे पदार्थ संचित होते हैं। तो काय में होते हैं पदार्थ? ल्यूकोप्लास्ट में होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट क्या है? प्राथमिक रूप से अंगक होता है और इसमें जो है स्टार्च, तेल और प्रोटीन पदार्थ जो है इसमें स्टोर रहते हैं। अब देखिए नोट पॉइंट देखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया की तरह प्लेस्टिड में अपना डीएनए और राइबोसोम होते हैं। यानी कि दोनों में क्या, देखिए इधर माइटोकॉन्ड्रिया की हमने बात करी थी, अभी आपको हम दिखाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या था, इसमें अपना डीएनए और राइबोसोम होता है और इसी तरह से जो ये प्लास्टिड है इसमें भी क्या होता है, अपना डीएनए तथा राइबोसोम होते हैं। तो सवाल आ जाए तो किस किस में होते हैं अपना डीएनए राइबोसोम, तो इसमें हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में और प्लास्टिड में होते हैं। अब देखिए राजधानियाँ की हम बात करें, राजधानियाँ ठोस अथवा तरल पदार्थ की संग्राहक थैलियाँ हैं। कैसी है? थैलियाँ है, संग्राहक थैली है। जंतु कोशिकाओं में राजधानियाँ छोटी होती है जबकि पादप कोशिकाओं में राजधानियाँ बहुत बड़ी होती है। यानी राजधानियाँ दोनों में ही पाई जाती है, चाहे वो जंतु कोशिका हो या पादप कोशिका हो। अंतर कितना है, जंतु कोशिका में राजधानियाँ छोटी होती है जबकि पादप कोशिका में राजधानियाँ कैसी होती हैं? बड़ी होती है। कुछ पौधों की कोशिकाओं की केंद्रीय राजधानियों की माप कोशिका के आयतन का 50% से 90% तक होता है। तो ध्यान रखेंगे, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट पॉइंट है। कितना होता है? कुछ पदार्थों की कोशिकीय केंद्र राजधानी की माप कोशिका के आयतन का 50% से 90% तक होता है। पादप कोशिकाओं की राजधानियों में कोशिका द्रव्य भरा रहता है और यह कोशिकाओं की स्फीति तथा कठोरता प्रदान करता है। पादप कोशिकाओं की राजधानियों में कोशिका द्रव्य भरा रहता है और यह कोशिकाओं की स्फीति तथा कठोरता प्रदान करती है। क्या करती है? ये कोशिकाओं की स्फीति तथा कठोरता प्रदान करती है। यह अमीनो अम्ल, शर्करा, विभिन्न कार्बनिक अम्ल तथा कुछ प्रोटीन हैं। एक कोशिका जीवों जैसे अमीबा की खाद्य राजधानी में उनके द्वारा उपयोग में लाए गए खाद्य पदार्थ होते हैं। कुछ एक कोशिक जीवों में विशिष्ट राजधानियाँ अतिरिक्त जल तथा कुछ अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब इसमें नोट देखेंगे, कोशिका सजीवों की एक मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। यह जीवन की एक मूलभूत क्रियात्मक इकाई भी है। तो ध्यान रखेंगे, कोशिका जो है संरचनात्मक इकाई तो है लेकिन क्रियात्मक भी इकाई है। अब देखिए इसमें आगे देखेंगे कोशिका का विभाजन। जीवधारी में वृद्धि हेतु नई कोशिकाएं बनती है। यानी कि जब जीवधारियों में क्या होता है, ग्रोथ होती है, वृद्धि होती है, तो नई कोशिकाएं बनती है जिससे पुरानी मृत एवं क्षतिग्रस्त कोशिकाओं का प्रतिस्थापन और प्रजनन हेतु युग्मक जो है बनते हैं। नई कोशिकाओं के बनने की प्रक्रिया को कोशिका विभाजन कहते हैं। जब नई कोशिका बनती है तो इसकी जो प्रक्रिया चलती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन की प्रक्रिया दो मुख्य प्रकार की होती हैं। एक है इसमें सूत्री विभाजन, दूसरा है अर्धसूत्री विभाजन। कोशिका विभाजन की, अब देखिए इसमें देखें, कोशिका विभाजन की प्रक्रिया जिससे अधिकतर कोशिकाएं वृद्धि हेतु विभाजित होती है उसे सूत्री विभाजन कहते हैं। वृद्धि हेतु विभाजित होती है उसे सूत्री विभाजन कहते हैं। इस प्रत्येक कोशिका जिस मात्र कोशिका भी कहते हैं विभाजित होकर दो संतति कोशिका बनाती है। जो मात्र कोशिका होती है वो जब विभाजित होती है तो क्या होता है, दो संतति कोशिका बनाती है। यानी कि ये जो है इसमें मात्र कोशिका है, मदर सेल है, जब ये विभाजित होगी तो क्या होगा, इसमें जो है दो जो संतति कोशिका हैं वो इसमें बन जाएगी। संतति कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या मात्र कोशिकाओं के समान होती है। ध्यान रखेंगे, इसमें क्या होता है, ये जो इसमें जो कोशिकाएं होती है संतति कोशिकाओं में जो गुणसूत्र पाए जाते हैं वो मात्र कोशिकाओं के समान होते हैं। जितने गुणसूत्र मदर सेल में होते हैं इतने क्या होते हैं, संतति कोशिकाओं में होते हैं। यह जीवों में वृद्धि एवं ऊतकों की मरम्मत में सहायता करती है। तो ध्यान रखेंगे, जीवों में वृद्धि एवं ऊतक में क्या करती है, जो मरम्मत में सहायता करती है। अब देखिए ये चित्र है, इसमें ये मात्र कोशिका है, इसमें क्या है, गुणसूत्र है। ये संतति कोशिकाएं हैं, इसमें क्या होते हैं, समान गुणसूत्र होते हैं। और ये बात चल रही किसकी थी, समसूत्री
विभाजन की। तो ध्यान रखेंगे ये जो बात यहाँ से चली है, ये चली है समसूत्री विभाजन की। अब देखिए इसमें आगे देखें, जंतुओं और पौधों में प्रजनन अंगों अथवा ऊतकों की विशेष कोशिका विभाजित होकर युग्मक बनाती है, जो निषेचन के पश्चात क्या होता है, संतति निर्माण करती है। मतलब इसमें जो है निषेचन होता है तो क्या होता है, संतति जो है इसमें बनती है। यह एक अलग प्रकार का विभाजन है जिसे अर्धसूत्रण कहते हैं। तो ध्यान रखेंगे ये जो विभाजन होता है ये अर्धसूत्रण होता है, जिसमें क्रम से 2 विभाजन होते हैं। अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है, 2 प्रकार के विभाजन देखने को मिलते हैं। जब अर्धसूत्रण द्वारा विभाजित होती है तो इससे 2 की जगह 4 नई कोशिकाएं बनती हैं। ध्यान रखेंगे समसूत्री विभाजन में 2 नई कोशिकाएं बन रही थी, लेकिन अर्धसूत्र की जो हम बात करते हैं, अर्धसूत्र विभाजन में क्या हो रहा है, 4 नई कोशिकाएं बनती है। नई कोशिकाओं में मात्र कोशिकाओं की तुलना में गुणसूत्र संख्या आदि होती है। जो नई जो कोशिकाएं बनती है उसमें क्या होता है, गुणसूत्र की संख्या जो आदि हो जाती है अर्धसूत्री विभाजन में, यानी कि अर्धसूत्र में। ठीक है, अब देखिए यहाँ देखें, अब ये क्या है, मात्र कोशिका है। जब इसका विभाजन पहली बार हुआ तो यहाँ क्या हुआ, 2 कोशिकाएं बन गई। उसके बाद क्या हुआ, जब विभाजन हुआ तो 2 कोशिकाएं और बन जाती है। यानी कि इसमें जो गुणसूत्र होता है वो क्या होता है, जो मदर सेल होती है उसकी तुलना में क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। तो यहाँ अब यहाँ इसमें क्या बात की गई थी, इसमें यही तो बात कही थी कि इसमें जो विभाजन होता है वो 2 होते हैं। तो आप देखेंगे जो अर्धसूत्री जो विभाजन चल रहा है इसमें 2 विभाजन हैं। पहला विभाजन तो ये हुआ जहाँ 2 कोशिकाएं बनी हैं, जो नई कोशिकाएं। जब उन 2 नई कोशिकाओं का विभाजन हुआ है तो उसमें क्या हुआ, 4 नई कोशिकाएं बन जाती है। और इसमें जो गुणसूत्र पाया जाता है वो जो मात्र कोशिका होता है उसके अपेक्षा क्या होता है, आधा इसमें पाया जाता है। अब देखिए इसमें आगे देखें तो अब जो इसमें जो बहुविकल्प हैं एनसीईआरटी के वो हम जो है लेके आए हैं। अब उनको जो है बहुविकल्पों को देखेंगे। तो कोशिका सिद्धांत में ये कथन किसने जोड़ा कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से उत्पन्न होती है, तो ये किसने जोड़ा था। अब देखिए इसमें हम देखें, रॉबर्ट हुक की बात करते हैं तो रॉबर्ट हुक ने जो है कोशिका खोज की थी। स्लाइडर सिवान ने क्या दिया था, कोशिका सिद्धांत दिया था। अब विर्चो की हम बात करते हैं तो विर्चो ने क्या दिया था, यही जो कथन जो दिया है विर्चो ने दिया है। विर्चो ने क्या कहा है, विर्चो ने कहा है कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से उत्पन्न होती है। अब इसमें आगे सवाल देखें कि निम्न में से किस कोशिकांगों में अपना डीएनए पाया जाता है। अब देखिए अपना डीएनए जो है किस में पाया जाता है, गोल्जी उपकरण, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम। अब इसमें जो अपना जो डीएनए पाया जाता है वो पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया को जो है पावर हाउस भी कहा जाता है, यानी कि इसे जो है बिजली घर भी जो है कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में डबल लेयर पाई जाती है। अब इसमें आगे सवाल देखें कि कोशिका झिल्ली द्वारा जल का आवागमन कहलाता। देखिए जल का जो आवागमन होगा, जल जो आए और जाएगा, तो ये जो अब किस विधि के द्वारा होगा, तो ये हो जाएगा परासरण विधि के द्वारा। तो इसमें जो है विकल्प नंबर 20 का सही हो जाएगा, परासरण विधि। तो ध्यान रखेंगे जल की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ हो जाएगा परासरण। अब इसमें आगे सवाल नंबर 4 है, यदि कोशिका को अत्यधिक शांत विभाजन में रखा जाए तो क्या होगा, फूल जाएगी, फट जाएगी, सिकुड़ जाएगी, अपरिवर्तित रहेगी। तो ये जो है इसका विकल्प नंबर जो है सी सही हो जाएगा, सिकुड़ जाएगी। अब इसमें आगे सवाल देखें, सवाल नंबर 5, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर क्या पाया जाता है। देखिए रफ एंडोप्लाज्मिक की बात चल रही है, जिसे शॉर्ट में क्या कहा जाता है, जिस शॉर्ट में जो है RER कहा जाता है, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसमें क्या होता है, लाइसोसोम होते हैं, राइबोसोम होते हैं, वैक्यूल होते हैं, सेंट्रोल होते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो है राइबोसोम पाए जाते हैं। तो विकल्प नंबर इसका B सही हो जाएगा। अब इसमें सवाल नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पैकेजिंग का कार्य करता है। भाई पैकिंग का कार्य कौन करता है, अभी आपने अभी पढ़ाया है। पैकिंग का जो कार्य करता है वो करता है गोल्जी उपकरण का। तो इसमें विकल्प नंबर जो है C सही हो जाएगा, गोल्जी उपकरण। अब इसमें सवाल नंबर 7 है, पादप कोशिका की कोशिका भित्ति मुख्यतः किसकी बनी होती है, काइटिन की, सेलोस की, प्रोटीन की, लिपिड की। तो इसमें विकल्प नंबर जो है
बी सही हो जाएगा सेलुलोज की। मुख्य रूप से जो बनी होती है वो बनी होती है सेलुलोज की, यानी कि विकल्प नंबर इसका बी सही हो जाएगा। अब इसमें 8वां सवाल, कोशिका का आत्मघाती थैला कहलाता है, तो वो कहलाता है राइबोसोम, लाइसोसोम, गोल्गी उपकरण। तो इसमें जो है विकल्प सही हो जाएगा लाइसोसोम। अब इसमें जो है आगे सवाल देखेंगे, डीएनए की इकाई कहलाती है न्यूक्लियोटाइड, अमीनो अम्ल, मोनोसेकेराइड, फैटी अम्ल। तो डीएनए की जो इकाई होती है वो होती है न्यूक्लियोटाइड। डीएनए की इकाई क्या कहलाती है? डीएनए की इकाई जो होती है न्यूक्लियोटाइड होती है। एक विकल्प नंबर इसका ए सही हो जाएगा। देखिए सवाल नंबर 10 है, निम्न में से कौन केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, हरित लवक, नाभिक। अब इसमें जो केवल जो पादप कोशिका है वो उसमें पाया जाता है हरित लवक। तो इसका जो है विकल्प नंबर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। अब इसमें आगे सवाल देखें, सवाल नंबर क्या है? 11 है, कोशिका के भीतर प्रोटीन निर्माण का स्थल। देखिए प्रोटीन जो निर्माण होता है वो होता है राइबोसोम पर। तो इसमें विकल्प नंबर क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर ए इसमें सही हो जाएगा, राइबोसोम। अब इसमें आगे देखें कि गुणसूत्र मुख्यतः बने होते हैं डीएनए प्रोटीन से, आरएनए लिपिड से, कार्बोहाइड्रेट से, केवल डीएनए से। देखिए गुणसूत्र की हम बात करते हैं तो गुणसूत्र बनते हैं मुख्य रूप से वो डीएनए से बनते हैं और साथ में क्या होता है उसमें प्रोटीन होता है। तो विकल्प नंबर इसका ए सही हो जाएगा। अब देखिए सवाल नंबर 13 है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं? तो ध्यान से करना है, इसमें नहीं की बात कही है। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा उत्पादन करता है, ये बात तो बिल्कुल सही है। राइबोसोम प्रोटीन संग्रह करता है, ये बात भी सही है। लाइसोसोम प्रकाश संग्रह करता है। गोल्गी उपकरण पैकेजिंग करता है, तो ये बात भी सही है। यानी कि इसके 3 तो सही है, ए, बी और डी सही है। जो सही नहीं है तो वो कौन सा है? वो है इसका विकल्प नंबर सी। तो सी सही नहीं तो इसका मतलब इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी ही हो जाएगा। अब इसमें आगे सवाल है, केंद्रक झिल्ली में छिद्रों का मुख्य कार्य है। अब जो केंद्रक में जो झिल्ली होती है उसमें जो मुख्य जो कार्य होता है क्या होता है? श्वसन का, पदार्थों का आदान प्रदान, ऊर्जा का उत्पादन, कोशिका विभाजन। तो मुख्य जो कार्य होता है वो होता है जो पदार्थ होते हैं उसको जो एक्सचेंज का कार्य करता है। तो इसका विकल्प नंबर बी जो है सही हो जाएगा। अब इसमें सवाल है, कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ होता है एटीपी, डीएनए, आरएनए, ग्लूकोज। तो इसका जो है विकल्प सही हो जाएगा बी, डीएनए। अब इसमें सवाल नंबर 16 है, परासरण की प्रक्रिया में जल का जो प्रवाह होता है अधिक सांद्र से कम सांद्र विलयन की ओर, कम सांद्र अधिक सांद्र विलयन की ओर, दोनों दिशाओं में इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो है विकल्प नंबर क्या हो जाएगा? एक सही हो जाएगा, अधिक सांद्र से कम सांद्र विलयन की ओर। नहीं, इसका जो विकल्प नंबर यहाँ पे जो सही होगा वो विकल्प नंबर इसमें बी सही हो जाएगा, कम सांद्र से अधिक विलयन की ओर। तो इसका जो है विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। अब इसमें आगे देखिए सवाल नंबर 17 है, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है? तो पावर हाउस किसे कहते हैं? वो कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। तो माइटोकॉन्ड्रिया इसमें विकल्प नंबर 1 में जो है एक हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए रसोई घर की बात कर रहे हैं किसका? कोशिका अंगों का। तो इसमें हम विकल्प हम देखें तो इसमें जो देखिए इसमें जो सवाल है, सवाल नंबर 17 है, माइटोकॉन्ड्रिया में किस कोशिकांग को कोशिका का रसोई घर कहते हैं? तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, गोल्गी उपकरण, लाइसोसोम है। तो इसका देखिए विकल्प नंबर जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प नंबर बी, हरित लवक हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि किस कोशिकांग को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है? तो वो कहते हैं रसोई घर हरित लवक को। वहाँ जो माइटोकॉन्ड्रिया में है वो पावर हाउस की बात होती है। तो इसका जो विकल्प नंबर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, हरित लवक। अब इसमें सवाल नंबर जो 18 है वो है, कोशिका विभाजन का कौन सा प्रकार वृद्धि के लिए उत्तरदायी है? अब देखिए जो वृद्धि जो होती है किस विभाजन से होती है? तो इसका जो है विकल्प नंबर सही हो जाएगा बी, समसूत्री विभाजन। तो जो समसूत्री विभाजन है वो वृद्धि के लिए जो है उत्तरदायी है। सवाल नंबर 19, नाभिक में उपस्थित धागेनुमा संरचना कहलाती है। तो वो धागेनुमा संरचना जो कहलाती है वो क्या कहलाती है? राइबोसोम, क्रोमेटिन, वैक्यूल, सेंट्रियोल। तो विकल्प नंबर इसका बी सही हो जाएगा, क्रोमेटिन। अब इसमें जो है सवाल नंबर 20 है और 20 जो है आखिरी है। इसके अब ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा।
देखिए 20 की हम बात करते हैं, कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। ये कथन किससे संबंधित है? तो कोशिका सिद्धांत, जीन सिद्धांत, उत्कर्ष सिद्धांत, जीव द्रव्य सिद्धांत। तो इसमें जो है विकल्प नंबर हमारा जो है ए सही हो जाएगा, कोशिका सिद्धांत। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको एनसीईआरटी की जो सीरीज़ है वो इस तरह से जो है मिलती रहेगी। चैनल पे जो है बने रहें और जो है इसको शेयर करना भी ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।